महान कार्य और छोटे लोग साथ नहीं चल सकते। यह कथन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 14 नवंबर है और चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे की याद में हम पढ़ने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक महान व्यक्तित्व, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ, जिनकी राष्ट्रीयता एक उदाहरण थी, जो आज हम भारत का स्वरूप देखते हैं, उसको बनाने में एक अहम योगदान नेहरू जी का था। तो नेहरू जी की जन्मदिन, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी उनकी विचारधारा थी, आज हम उनके जीवन के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो पॉलिटिकल थिंकर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं, तो उस लिहाज से भी हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जन्म कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। ये डेट आपको याद रखनी है कि इलाहाबाद में जन्म हुआ था। एक समृद्ध पंडित परिवार में नेहरू जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। 27 मई 1964 ये डेट है जब नेहरू जी का देहांत हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 27 मई 1964 इंडिया चाइना वॉर के लगभग 2 साल बाद नेहरू जी का देहांत हो गया था, और जो इनकी समाधि है वो शांतिवन में है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि 3 मार्कर में और प्रीलिम्स में रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो सबसे फेमस रचना है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो ये भारत की खोज रचना है, ये 1942 से लेकर 1946 के बीच में महाराष्ट्र के अहमदनगर के किले में लिखी थी। नेहरू जी की एक बहुत ही खास बात थी कि जब भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनको कारावास हुआ, अर्थात ये जेल में गए, तो उन्होंने जो जेल में रहने वाला समय था उसको कभी भी उदासीनता से नहीं निकाला। उन्होंने बहुत ही रचनाएं लिखी, ऐसी रचनाएं जो प्रेरणादायी थी, ऐसी रचनाएं जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। भारत की समृद्धि, संस्कृति, दर्शन व इतिहास, विश्व इतिहास की झलक है, जो ये भी बहुत फेमस रचना है। 1930 से 1933 के दौरान ये लिखा गया। 196 जो पत्र लिखे थे इन्होंने, उनका ये संग्रह था, जिसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पिता का पत्र पुत्री के नाम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसी बहुत सारी अनेक प्रकार की रचनाएं नेहरू जी ने लिखी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व महान राजनीतिज्ञ, जिन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया और भारतीय राजनीति को एक नए आयाम तक पहुंचाया। अब इनके राजनीतिक विचार हम जानते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो कैसी थी। तो नेहरू जी लोकतंत्र के समर्थक थे। वो कहते थे कि जिस तरीके से अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है, उसी तरीके से लोकतंत्र की जो जनता की मूल भावना है उसको नेहरू जी ने हमेशा प्राथमिकता दी है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, संसदीय प्रणाली के समर्थक थे, धर्मनिरपेक्षता को मानते थे, राष्ट्रवाद को मानते थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद को मानते थे, और स्वतंत्रता और समानता के पक्ष पर बहुत अधिक बल देते थे। तो ये कुछ उनके पॉलिटिकल विचार थे। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले लोकतंत्र के समर्थक थे। अब लोकतंत्र के समर्थक हैं तो संसदीय प्रणाली के भी समर्थक होंगे। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वतंत्रता व समानता को बहुत अधिक मानते थे। फिर संसदीय प्रणाली के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन और संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली के वो पक्षधर थे। फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका और
संतुलन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए जो कि भारतीय संविधान में निहित है, सशक्त विपक्ष का होना बहुत अधिक जरूरी है। नेहरू जी का मानना था यदि सशक्त विपक्ष है, जो अपोजिशन है वो यदि बहुत अधिक शक्तिशाली है तो आप पक्ष मतलब आप जिस भी पार्टी में हो तो आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपको क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा। तो सशक्त विपक्ष का होना बहुत अधिक आवश्यक है और इस बात को आज वर्तमान में हम देखते हैं कि किस तरीके से सशक्त विपक्ष ना होने के कारण भारत किस स्थिति में आया है। धर्म नैतिकता का प्रतीक है, वो हमेशा धर्म को मोरालिटी से कनेक्ट करते थे। यदि धर्म स्वार्थपरक हो तो राज्य धर्म निरपेक्ष होना असंभव है। तो उन्होंने कहा था कि धर्म जो है यदि आप उसमें धर्म जो है वो निरपेक्ष होना चाहिए, वो किसी के साथ कोई पक्षपात ना करे, इस तरीके से धर्म होना चाहिए। तानाशाही पर रोक, वो तानाशाही में विश्वास नहीं रखते थे, वो हमेशा लोकतंत्र को ही जो है वो एक तरीके से तवज्जो देते थे। फिर धर्मनिरपेक्षता, तो धार्मिक जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, तो नेहरू जी मूलतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, उन्होंने वहाँ का कल्चर भी देखा था कि किस तरीके से लोग अपना अप्रोच जो है, अपना एटीट्यूड है वो साइंटिफिक वे पे रखते हैं, फैक्ट के आधार पे बात करते हैं, ना केवल जो दाकियानूसी सोच है उसके आधार पे। धर्म के आधार पे राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। हम इस तरीके से धर्म को नहीं बांट सकते कि ये हिंदू प्रांत है, ये मुस्लिम प्रांत है, ये जैन प्रांत है, ये ईसाई प्रांत है। इस तरीके से उन्होंने कहा यदि हम राज्य के धर्म के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे तो भारत के तो अनेकों टुकड़े हो सकते हैं। फिर धर्म तटस्थता, समानता और स्वतंत्रता पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया है, तो ये उनका धार्मिक दृष्टिकोण था। फिर राष्ट्रवाद, नेहरू जी के अनुसार राष्ट्रवाद क्या था, तो मानवतावादी, सांस्कृतिक, बहुवादी, उदार व समावेशी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को किस रूप में देखा कि मानवतावादी, मतलब सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो मानव है, मानव को केंद्र में रखकर ही सारे कार्य किए जाते हैं, देश को सर्वोन्नति के राह पर ले जाया जाता है। सांस्कृतिक बहुवादी, जो भारत है, भारत की जो संस्कृति है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुआयामी दृष्टिकोण मिलेगा, तो वहाँ पर हमें उदार भी होना पड़ेगा। और समावेशी राष्ट्रवाद मीन्स इंक्लूसिव नेशनलिज्म, जो समावेशी दृष्टिकोण है मीन्स जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है और जो समाज का समृद्ध व्यक्ति है, तो हमें दोनों के प्रति एक समावेशिता लानी होगी, हम किसी के एक पक्षधर नहीं हो सकते। भावनात्मक अभिव्यक्ति, जीवंत अवधारणा और आक्रामक व तीव्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। नेहरू जी का कहना था कि यदि आप आक्रामक हो जाते हैं और राष्ट्र के नाम पर यदि आप धैर्य को खो देते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि वो अति राष्ट्रवाद है तो वो विखंडन भी कर सकता है। इस तरीके से अति राष्ट्रवाद का उन्होंने विखंडन किया है और मानवतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। फिर व्यक्तिगत समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया है कि व्यक्तिगत समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति का सृजनात्मक विकास हो, स्वतंत्रता और समानता के माध्यम से ही राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है। फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद में उनके क्या विचार थे, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद में प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी नेहरू जी ने, आज हम जो IR देखते हैं, आज हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, तो उसमें नेहरू जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की जो छवि थी वो बहुत अधिक अच्छी थी। अगर किसी भी देश के साथ संबंधों को उन्होंने स्थापित किया है, चाहे आज हम वो भारत और रशिया के बीच की दोस्ती देखते हों या फिर अन्य देशों के साथ संबंध देखते हो, तो उसमें नेहरू जी का एक जो व्यक्तित्व था वो बहुत अधिक अहम रोल प्ले करता है। तो विश्व शांति के समर्थक थे, उन्होंने विश्व की शांति के लिए यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं के बनने में एक अहम रोल निभाया है। तो बहुत सारी ऐसे कार्य क्षेत्र हुए हैं जहाँ पर विश्व शांति के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया है। निशस्त्रीकरण, मतलब निशस्त्रीकरण का समर्थन, परमाणु बम और रसायनों पर प्रतिबंध। उनका मानना था कि यदि हर कोई परमाणु बम इस तरीके से बनाने लगा कि जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये रसायन ही है जो धरती के विनाश को
अग्रसित कर सकते हैं। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी नेहरू जी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। फिर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का समर्थन और विश्वास। संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र को नेहरू जी बहुत अधिक तवज्जो देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सबको कंट्रोल करके चले। तो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको बहुत अधिक समर्थन व सहयोग था। फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व विश्व का सहयोग। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व विश्व का सहयोग की जो अवधारणा है वो उनके पंचशील सिद्धांतों में देखने को मिलती है। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता। आज हम जो नेम देखते हैं, नॉन अलाइनमेंट नेम का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो नेम है गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता का मतलब कि ना तो हम रूस का समर्थन करेंगे जो एक अलग प्रकार का दल है, और ना ही हम अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति का समर्थन करेंगे। हम जो है, भारत जो है वो एक गुट निरपेक्ष देश है। वो ना ही किसी के समर्थन में है और ना ही किसी के विरोध में है। इस तरीके से जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत 1961 में ये दिया गया था, तो ये भी नेहरू जी की ही देन थी। इसके अतिरिक्त अगर हम उनके आर्थिक विचारों पर बात करते हैं तो उनका जो आर्थिक दृष्टिकोण था वो बहुत ही बृहद, एक दूरदर्शिता को धारण किए हुए वाला व्यक्तित्व उनका जो दृष्टिकोण था। जैसे तीव्र औद्योगिकीकरण का समर्थन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हमेशा नेहरू जी ने बहुत अधिक प्रमोट किया। यही कारण है कि सोवियत संघ की अवधारणा पर आधारित हमने जो है वो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट अपनाया इंडिया में, और राज्य नियंत्रित उद्योग खोले गए। उन्होंने कहा था कि केवल कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों के माध्यम से नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक समय के बाद एक अलग ही भूमिका में आने वाला था। आज जो वर्तमान में भारत की स्थिति है, तो उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि उस समय पर भी उन्होंने आगे के आने वाले समय में भारत की प्रगति को सुनिश्चित किया था और औद्योगिकीकरण पर बहुत अधिक जोर दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी के निदान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लेकर उनके विचार बहुत अधिक संजीदा थे, जिसमें उन्होंने ग्रामीण स्वावलंबन को बल दिया, लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को लेकर चलना है। ना केवल हम समाजवादी हैं, ना केवल हम पूंजीवादी हैं, बल्कि दोनों का जो मिश्रण है, उनका जो समन्वय है वो होना आवश्यक है। फिर पंचवर्षीय योजना आयोग बनाया गया, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक, तकनीकी व कृषि के विकास को बल दिया गया। फिर विदेशी निवेश, तो भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता होना चाहिए। भारत स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भरता आए। जो आज हम मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे ऐसे जो डिजिटल इंडिया, बहुत सारे जो प्रोग्राम भारत में चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो पीछे का कॉन्सेप्ट था, जो दृष्टिकोण था, तो वो भारत की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनने का दृष्टिकोण जो था वो नेहरू जी का था। फिर गुट निरपेक्षता, तो 120 विकासशील देशों का एक संगठन था, जिसने किसी पर भी पावर ब्लॉक के गुट नहीं बनाने की नीति को अपनाया था। 1 सितंबर 1961 में ये बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था, जिसमें 5 देशों के जो राष्ट्रपति थे, अलग अलग देशों के, जैसे इंडोनेशिया के थे, स्लोवाकिया के थे। इस तरीके से कुल मिलाकर के ये गुट निरपेक्षता को बनाया गया था। फिर उद्देश्य देखते हैं तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व सैन्य हस्तक्षेप, विदेशी आक्रमण आदि से बचना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके गुट निरपेक्षता का स्थापना किया गया था। फिर नेहरू जी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 11 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू जी की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो चाहे वो होम रूल लीग का निर्माण हो, या लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता हो, या लखनऊ अधिवेशन हो, ऐसी 1915 के बाद से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई जिसमें नेहरू जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1916 में जब होम रूल लीग आंदोलन में ये शामिल हुए और इन्होंने
एनी बेसेंट को सचिव बनाया था। 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1922 में स्वराज पार्टी का बनना, फिर स्वतंत्रता की लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेहरू जी हर तरीके से, किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 29 दिसंबर, एक क्वेश्चन 3 मार्कर में अलग से भी पूछा जा सकता है, लाहौर अधिवेशन। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। फिर 26 जनवरी 1930 में सार्वजनिक घोषणा हुई। 1929 में पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, फिर 26 जनवरी 1930 में सार्वजनिक घोषणा हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी गिरफ्तार हुए। फिर 1939 में 1939 से लेकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर समाजवाद देखते हैं तो समाजवाद की अवधारणा में क्या था नेहरू जी का योगदान या क्या उनकी विचारधारा थी। तो नेहरू जी का कहना था कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व व भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद में निहित है। तो समाजवाद को बहुत अधिक मानते थे। वो कहते थे कि समाजवाद से समानता आ सकती है। ये नेहरू जी का कथन था और ये 1936 में उन्होंने बोला था। आर्थिक एवं वैज्ञानिक आयामों का समर्थन किया। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से आर्थिक और वैज्ञानिक आयाम थे। अधिनायकवाद के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन। अधिनायकवाद का मतलब क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति एक हीरो की तरह है और बाकी सब जनता देख रही है। तो इस कॉन्सेप्ट पर नेहरू जी बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, सभी लोग समान हैं। अधिनायकवाद के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन अति आवश्यक है। समाजवाद राष्ट्रहित में पूंजी का नियंत्रण है। तो समाजवाद को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा था कि यदि राष्ट्र का आप हित चाहते हो तो उसमें समाजवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, ना कि निजी उद्यम का विरोध। देखिए, समाजवाद में उन्होंने समाजवाद को तो प्रोत्साहित किया है, लेकिन उन्होंने निजी उद्यम है, जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका विरोध कदापि नहीं किया है। फिर प्रयोग तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो देखा हमने कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कैसे नेहरू जी लेके आया और जो सफल भी हुआ। फिर श्रम सुधारों के लिए काम किया। 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लेकर आए। सरकारी औद्योगिकीकरण बृहद स्तर पर किया गया। और बांध, आज हम जो भारत में इतने बड़े बड़े बांध देखते हैं, तो नेहरू जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा था कि जो ये बांध हैं ये भारत के लिए मंदिर हैं। इस तरीके से उन्होंने बांध को मंदिर के रूप में माना, पूजनीय माना, क्योंकि इनका महत्व बहुत अधिक है। लोकतंत्र को किस रूप में नेहरू जी ने माना, तो लोकतंत्र साध्य नहीं है अपितु साधन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझिए। साध्य और साधन क्या होता है? साधन जिसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वो साध्य नहीं है अपितु साधन है। मतलब हमें जो साधन है, लोकतंत्र हमारे लिए एक साधन है जो हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है वहाँ तक लेकर जाएगा। जन कल्याण का समर्थन किया, जनता में समानता की भावना को प्रोत्साहित किया और जन सहयोग व स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया। तो ये नेहरू जी का व्यक्तित्व था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दूरदर्शिता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए नेहरू जी ने अपना समस्त जीवन भारतीय स्वतंत्रता पर न्यौछावर किया है। और आज हम इतने वर्षों के बाद भी उनको याद करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं वो आज भी जो है वो बहुत अधिक कार्यकारी है, सफल हैं। तो ये नेहरू जी का कथन था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। ये बात हर किसी के जीवन में लागू होती है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे हमारे सार्वजनिक स्तर पर हो या घरेलू स्तर पर पर्सनली हो।
तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, वो करना है। या आप नेताओं को देख लीजिए तो वो बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन वो जो बात बोली है, उसको उन्होंने कितना अपनाया है। जो हमने लक्ष्य तय किया है, क्या हमने उसके लिए काम किया है कि नहीं? तो ना केवल हम बातें करें, अपितु जो हमने खुद से वादे किए हैं, हम उनको पूरा करें। और नेहरू जी का एक और सेंटेंस जो बहुत ही चरितार्थ भी है कि आराम हराम है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आराम को पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ तरीके से त्यागना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज नेहरू जी को हम याद करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको लाभदायक ज्ञानवर्धक बातें पता चली होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि कब कौन सा वीडियो अपलोड होता है। अब नेक्स्ट आप कौन सी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कौन से थिंकर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।